वैसे तो कहा जाता है कि जंजीर अमिताभ बच्चन की 1 दर्जन फिल्मों के बाद रिलीज पहली सुपरहिट फिल्म थी जिसने उनको पहचान दिलाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन का शुमार इंडस्ट्री के सुपरस्टार में कब हुआ? आज हम आपको बताते हैं 24 जनवरी 1975 को, यानी कि आज ही के दिन फिल्म रिलीज हुई थी जिस फिल्म ने अमिताभ बच्चन का करियर में 4 चांद लगा दिए और वो इंडस्ट्री के सुपरस्टार बन गया। जी हाँ, आज ही के दिन रिलीज हुई थी फिल्म दीवार। कहा जाता है कि दीवार को उन 25 फिल्मों में शामिल किया गया है जिसके बारे में कहावत है कि यू मस्ट सी द 25 फिल्म ऑफ हिंदी सिनेमा। ये फिल्म एंटी एस्टेब्लिशमेंट थीम पर बेस्ड थी। इस फिल्म में पहली बार एक विलेन को हीरो के तौर पर दिखाया गया था जो सीधे पब्लिक को कनेक्ट करती थी। इस फिल्म के बाद अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री के एंग्री यंग मैन के तौर पर पॉपुलर। इस फिल्म को 25 ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस वाली फिल्मों की सूची में भी शामिल किया गया। इस फिल्म ने सलीम जावेद की जोड़ी को भी सुपरस्टार बना दिया था और पहली बार कोई ऐसे स्क्रिप्ट एंड डायलॉग्स राइटर इंडस्ट्री में आए थे जो उस वक्त के जो सबसे लीडिंग हीरो हुआ करते थे उनके बराबर फीस लिया करते। फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था कि आनंद बाबू जो कि एक फैक्ट्री में यूनियन लीडर हुआ करते थे और उनके ऊपर ही जिम्मेदारी थी कि मजदूरों की जो मांगे थी उसको पूरा कराएं। मिल मालिक आनंद बाबू की फैमिली को किडनैप करा लेते हैं, उसके बाद उनसे ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करा लेते हैं और हड़ताल को ख़त्म कर दिया जाता है और कहा जाता है कि मजदूरों की मांगे मान ली गई। इसके बाद सभी मजदूर नाराज़ हो जाते हैं, आनंद बाबू घर छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद इनके परिवार के ऊपर तो जैसे आफत आ जाती है। आनंद बाबू के 2 बेटे होते हैं। एक स्लम्स एरिया में रह रहे इस फैमिली से मिल के मजदूरों की इतनी नाराज़गी बढ़ जाती है कि वो एक बार उस बच्चे को पकड़ते हैं जिसका नाम विजय होता है और उसके बाएं हाथ पर लिख देते हैं कि तेरा बाप चोर है। बच्चे छोटे होते हैं, उसी से दिखाया गया है जो दीवार फिल्म का थीम था कि वो अपनी माँ के साथ जाते हैं, मंदिर जाते हैं सुबह और मंदिर के बाद हमेशा बचपन से ही जो विजय होता है उसकी नाराज़गी होती है गॉड के साथ, भगवान के साथ, और वो वहाँ से बूट पॉलिश के लिए निकल जाता है। जबकि दूसरा बच्चा जो छोटा उसका भाई होता है रवि, वो पढ़ाई के लिए स्कूल चला जाता है। 2 रास्ते वहाँ से दिखाए गए। यहीं से फिल्म कनेक्ट करती है जब दोनों बड़े होते हैं। तो विजय वर्मा अच्छी तालीम हासिल कर रहा होता है जबकि विजय जो होता है वो शिपयार्ड में एक लेबर के तौर पे काम करता है, यानी कुली के तौर पर। वहीं पे कुछ गुंडे होते हैं और हफ्ता होता है ना, वसूली होती है, वो नहीं देने पर एक मजदूर की हत्या कर देते हैं। विजय उनकी पिटाई करता है। उसके बाद जो गैंग लीडर होते हैं उनके गैंग में वो शामिल होता है, यानी कि डावर साहब। उस वक्त का बहुत बड़े मशहूर गैंगस्टर हुआ करते थे मुंबई के हाजी मस्तान, उन्हीं के ऊपर इस फिल्म को दिखाया गया था कि उसका रोल किया था डावर साहब ने। तो विजय डावर साहब के गैंग में शामिल होते हैं और उसके बाद जो डायलॉग आता है उनके सामने कि डावर साहब आज भी मैं फेंके हुए पैसे नहीं वसूलता, उसमें दिखाया गया था एक सीन जो बचपन में बूट पॉलिश करता होता है विजय, वहाँ पे भी इस सीन को दिखाया गया था कि मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता हूँ। और उसके बाद इस फिल्म को रिक्रिएट किया गया था जो सीन सीधे दर्शकों से जुड़ जाया करता। वहीं दूसरी तरफ दूसरा भाई पढ़ाई करता है और उसके बाद जो डीसीपी होते हैं नारंग, उनकी बेटी होती है नीतू सिंह, उनसे वो प्यार करने लगता है। और उसके बाद नारंग साहब नौकरी के लिए उसको कहते हैं कि तुम जाके पुलिस ज्वाइन कर लो। ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद रवि सब इंस्पेक्टर बन जाता है और उधर दूसरी तरफ विजय जो है वो गैंग में शामिल होकर एक बड़ा स्मगलर और एक बड़ा गैंगस्टर बन जाता है। नारंग साहब जो फर्स्ट असाइनमेंट देते हैं पुलिस इंस्पेक्टर बनने के बाद रवि वर्मा को, वो देते हैं कि मुंबई के कुछ बड़े स्मगलर्स और कुछ गैंगस्टर होते हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए एक फ़ाइल दी जाती है। रवि जब उस फाइल को देखता है तो देख के हैरान हो जाता है कि उसमें उसका बड़ा भाई विजय वर्मा भी शामिल होता है। विजय अपने भाई के पास पहुंचता है और उसके बाद कहता है कि एक कन्फेस फाइल लेता है जिसमें कहता है कि तुमने अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए हैं, तुम इस पर साइन कर दो और उसके बाद तुम जेल चले जाओगे, इन सारे गुनाहों से तुम उस पर तौबा कर लो। वहीं पे विजय जो डायलॉग बोलता है, वहाँ की जो परफॉर्मेंस है वो की पॉइंट है फिल्म के अंदर। अमिताभ बच्चन के जो डायलॉग्स हैं वहाँ पर कि पहले उस आदमी के साइन लेके आओ जिसने मेरे हाथ पे लिख दिया था कि तुम्हारा बाप चोर है, वो बड़े बेहतरीन डायलॉग्स हैं, आप भी सुनिए। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे बाप से साइन लिया था। पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरी माँ को गाली देकर नौकरी से निकाल दिया था। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था। उसके बाद मेरे भाई तुम जिस कागज पे कहोगे मैं उस पर साइन कर दूंगा।
एक घर होता है जिसमें जब विजय छोटा होता है तो उसकी माँ काम करती होती है, बाद में वो उस घर को ख़रीदता है। तो फिल्म के अंदर दिखाया गया है कि माँ जो है छोटे भाई विजय वर्मा के साथ जो पुलिस की कॉलोनी होती है उसमें रहने के लिए वो चली जाती है। यहाँ पर एक बार फिर ये दोनों लोग मिलते हैं। उसके बाद जो सीन क्रिएट किया है कि मेरे पास बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है, और फिर रवि कहता है कि मेरे पास माँ है। एक और फिल्म का बहुत ही टची शॉट था जब माँ बीमार हो जाती है बुरी तरीके से, और उसके बाद विजय मंदिर जाता है और पहली बार मंदिर जाता है और भगवान से कहता है कि आज खुश तो बहुत हो गए तुम। क्या परफॉर्मेंस दी थी, 5-7 मिनट का वो एक पूरा सीन है जिसमें अमिताभ बच्चन को अकेले डायलॉग मारना था। और ऐसे सीन इंडस्ट्री के अंदर या तो फिर उससे पहले दिलीप कुमार ने किए थे या तो फिर अमिताभ बच्चन ने किए। और उसके बाद फिल्म में यहीं पे एक ट्विस्ट आता है। अनीता जो इस फिल्म के अंदर विजय की जो है गर्लफ्रेंड बनी थी, वो एक प्रोस्टिट्यूट होती है, एक गैंग के लिए काम करती है, लेकिन उसके बाद वो कन्फेस करती है और सब काम छोड़ के कहती है कि अब वो विजय से शादी कर लेंगे। जब शादी होना होता है तभी जो डाबर साहब का एंटी ग्रुप होता है वो पहुंच जाता है और उसके बाद अनीता की हत्या कर दी जाती है, मर्डर हो जाता है। वो विजय की बाहों में दम तोड़ती है और उसके बाद विजय सामंत और उसके आदमियों का ब्रूटली मर्डर करता है। इन हत्याओं के बाद छोटा भाई रवि अपने बड़े भाई को दौड़ाता है और कहता है रुक जाओ वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। बड़ा भाई नहीं रुकता है और उसके बाद रवि विजय को गोली मार देता है। और फिल्म का जो एंडिंग सीन था और यहीं पे वो अपने उस मंदिर पर पहुंच जाता है जहाँ पे हमेशा दोनों भाई अपनी माँ के साथ मिला करते थे, फिर अपने अपने काम पे जाते थे। उसके बाद वहाँ पे विजय दम तोड़ता है। विजय के रोल में अमिताभ बच्चन ने जो परफॉर्मेंस दी थी यहाँ पर वो अल्टीमेट थी। फिल्म जब ख़त्म होती है तो पिक्चर हॉल में बैठा हुआ हर शख्स, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, उसकी आंखें आंसुओं से नम होती हैं। इस फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सलीम जावेद ने लिखे थे, इंस्पायर्ड होके फिल्म मदर इंडिया और दिलीप कुमार की गंगा जमुना से। फिल्म में जो इफ्तिखार ने गैंगस्टर का रोल निभाया था, स्मगलर का, डॉन का, वो रोल हाजी मस्तान को दिमाग में रख के लिखा था इन दोनों ने। और उसके बाद उनका जो राइवलरी चलती थी मुंबई के दूसरे डॉन सुक्कू नारायण से, उसको दिमाग में रखा था और इन्हीं दोनों की राइवलरी फिल्म के अंदर दिखाई गई थी। फिल्म के स्क्रिप्ट का जो एटमॉस्फेयर था वो सेकुलरिज्म के ऊपर बेस्ड था। फिल्म के अंदर दिखाया गया था कि माँ निरूपा राय और रवि यानी कि शशि कपूर, ये दोनों रिलीजियस होते हैं, मंदिर में जाते हैं, रोज़ मंदिर में जाते हैं, फिर वहाँ से काम करने के लिए निकलते हैं। वहीं विजय जो उनका बड़ा बेटा होता है वो नास्तिक हो जाता है। एक तरीके से उसकी द्वंद्व चलता है भगवान से कि जो है उसके साथ जो मिस हैपनिंग होती है फिल्म के अंदर। लेकिन इसके बावजूद जो रहीम चाचा होते हैं, जब वो कुली का काम करता है तो उसको एक बिल्ला देते हैं और बिस्मिल्लाह के साथ उसके वो बिल्ला लगाते हैं जिस पे 786 लिखा होता है। ये बिल्ला एक सिंबॉलिक होता है, इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ दिखाते हैं। और वो कई बार रक्षा करता है जब विजय की जब उसके ऊपर गोली चलाई जाती है। अमिताभ बच्चन इस फिल्म में जो उन्होंने एंग्री यंग मैन का रोल किया था वो इंस्पायर्ड था रोल गंगा जमुना के दिलीप कुमार से, जो दिलीप कुमार ने उसमें गंगा का रोल किया था उससे। सलीम जावेद जब जंजीर कर चुके थे अमिताभ बच्चन के साथ, उसके बाद उन्होंने दीवार की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की थी और अमिताभ बच्चन को ही दिमाग में रख के उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी। उस वक्त अमिताभ एक फिल्म में यश चोपड़ा के साथ काम कर रहे थे, तभी उन्होंने यश चोपड़ा को इस फिल्म के बारे में बताया। यश चोपड़ा ने जैसे ही इस फिल्म की स्टोरी सुनी, उन्होंने फ़ौरन सलीम जावेद को बुलाया और कहा कि यह फिल्म मैं ही करने जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी मुश्किल थी। यश चोपड़ा की विजय के रोल में पहली पसंद थे देव आनंद, जबकि सलीम जावेद कहते थे कि विजय के रोल के साथ जस्टिस सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन ही कर पाएंगे। इसी बीच में एक अच्छी खबर ये आती है कि देव आनंद साहब ने खुद इस फिल्म को करने से इनकार कर दिया। अब फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे वो इस जिद पे आ गए कि फिल्म में राजेश खन्ना लीड रोल में होंगे और उनके साथ में रहेंगे उस वक्त के उभरते सितारे नवीन निश्चल। फिर न जाने क्या हुआ कि राजेश खन्ना का इंटरेस्ट इस फिल्म में धीरे धीरे कम हो गया। अब आखिर में अमिताभ बच्चन सलीम जावेद के कहने पर आ ही गए। अब अमिताभ बच्चन जब आए तो नवीन निश्चल ने कहा कि मैं इस नए स्टार के छोटे भाई का रोल नहीं करूंगा, मैं दबा महसूस करूंगा। तो फिर शत्रुघ्न सिन्हा को उनकी जगह रखा गया, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के पास डेट नहीं थी। आखिर में शशि कपूर की एंट्री होती है रवि के रोल।
वही वैजंती माला जो माँ का रोल करने जा रही थी, उन्होंने भी मना किया। तो उसके बाद सलीम जावेद के कहने पर निरूपा राय को माँ के रोल में लिया गया और मदर इंडिया के बाद सबसे सशक्त रोल, सबसे पावरफुल माँ का रोल जो था वो दीवार में था। अमिताभ बच्चन जब फिल्म के अंदर आए और पहला सीन हुआ तो उसके बाद ही पूरी चीज़ें खुलकर सामने आ गई और यश चोपड़ा ने कहा कि नहीं, मैंने शायद गलती की थी, अमिताभ इस रोल के लिए सबसे परफेक्ट होंगे। क्योंकि उसमें जब शुरुआती वो सीन दिखाया गया अमिताभ बच्चन को, तो उन्होंने डेनिम की ब्लू शर्ट पहनी थी, खाकी पैंट पहनी थी और उनकी जो शर्ट सिलकर आई थी वो टेलर ने गलती से उनके नी तक, घुटने तक सिल दी थी। फिर उसको अमिताभ बच्चन ने अपने स्टाइल में जो है नीचे गिठा देकर बांधा और एक तरीके का एक नया फैशन ला दिया। यश चोपड़ा उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और फिल्म का वो एक आइकॉनिक सीन भी साबित हुआ। और फिल्म के डायलॉग तो ऐसे थे जो आज भी लोगों के ज़बान पर रटे हुए हैं। मेरी पास माँ है, ये फिल्म इतना प्रभावित करती है, डायलॉग इतना प्रभावित करती है कि बाद में इसको कोर्स में शामिल कर लिया गया और आज के स्टूडेंट दीवार फिल्म को अपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ रहे हैं। तो आज 50 साल पूरे हुए थे दीवार पे, ये कहानी हम आपके लिए लेकर आए थे। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।